हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले जरा उस चीज पर ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 8 करने वाले हैं, है ना। यानी ये जो टॉपिक है इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। क्या है जरा ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा वो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। याद कीजिए इससे पहला जो लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें आप क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, तो सिंपल सा आज हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, एट एनी पॉइंट। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, जैसे उसमें फिक्स था कि एक्सियल पर ही निकालना है, इक्वेटोरियल पर ही निकालना है, लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि कहां पर निकालना है, कहीं पर भी निकाल सकता है, एट एनी पॉइंट। क्लियर है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तो देखो इधर, तो मान लो ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं बना। मान लो कि ये क्या है बाबू, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, पी वेक्टर, कितना है, पी वेक्टर। और इसका ये सेंटर है ओ, और इस डायपोल का नाम दे दी है क्या, ए बी। क्या दे दी है, ए बी। अब इस डायपोल के कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, लेकिन एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर, आपकी मर्जी, यहां निकाल सकते हैं, यहां 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 कहीं पर भी ले सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट क्या है, पी। इसी पॉइंट पी पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डायपोल के कारण। तो समझिए सबसे पहले इस पॉइंट पी का जो सेंटर से, ये जो डायपोल का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस है कितनी, आर, कितना है, आर। और देखो यहाँ कुछ एंगल भी बना रहा है डायपोल के साथ, कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, कितना बना रहा है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस डायपोल के कारण उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या है स्टेप, जरा समझिए। तो स्टेप सबसे पहला ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायपोल का हम कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट। जैसे आप सीखे थे कंपोनेंट करना, याद करो, जैसे हम पढ़ाए होंगे। मान लो ये एक्स है, इस लाइन के साथ थीटा है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा एक्स कॉस थीटा। ये जो कॉस वाला इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी यहाँ जो करेंगे ये क्या होगा, एक्स साइन थीटा, याद होगा। अगर थीटा यहाँ नहीं रखे, अगर यहाँ रहता तो ये हो जाता है एक्स कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है, एक्स साइन थीटा। क्लियर है। तो जिस तरह कंपोनेंट करते थे, याद करो कॉस साइन में, वैसे ही यहाँ तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पूरे इस डायपोल का ही तोड़ेंगे। क्लियर है। इस डायपोल का कंपोनेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, इस डायपोल का कंपोनेंट करना है। और कंपोनेंट करने के बाद उस दोनों डायपोल के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दोनों को निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये जो डायपोल है ए बी, इस लाइन के साथ देखो एंगल कितना बना रहा, थीटा, कितना बना रहा, थीटा। तो इसका कंपोनेंट अगर हम इधर करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, इस डायपोल का कंपोनेंट इधर किए तो ये P है, तो इस लाइन के साथ थीटा है, तो बोलो ये क्या होगा, P cos थीटा। क्या होगा, P cos थीटा। और इसका नाम दे दिए इस डायपोल का, ये कंपोनेंट का A डैश B डैश। क्या दे दिए, A डैश B डैश। क्लियर है। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका साइन कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे, साइन। याद करो cos वाला का हमेशा परपेंडिकुलर साइन होता है, तो जरा ध्यान से देखना, ये P cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर, ऐसे, ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है। तो सोचो ये P था, तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। ठीक है। और इस डायपोल का नाम रख दी, इस कंपोनेंट का नाम रख दी A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर। यानी अभी हम सिर्फ एक स्टेप किए हैं कि इस डायपोल का एक कंपोनेंट की कॉस कंपोनेंट, ये हुआ साइन कंपोनेंट। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब जो है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं। अगर वो चीज क्लियर हो गया तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, लेकिन जो सिखा रहे हैं उस चीज को क्लियर करना। ठीक है। देखो
याद करो पिछला लेक्चर सब में हुआ था क्या, ये डायपोल लिए थे, क्या लिए थे, डायपोल, और मान लो इसका डायपोल मोमेंट कितना है p वेक्टर, और ये इसका सेंटर है, तो हम बताए थे इस डायपोल के इस तरह जो लाइन गुजरता था इसको क्या बोलते थे, एक्सियल लाइन, क्या बोलते थे, एक्सियल। याद करो डायपोल के एक्सिस से, डायपोल का एक्सिस है तो एक्सिस से होकर जो लाइन पास होता है उसको क्या कहते थे, एक्सियल लाइन। और याद करो एक्सियल लाइन पर अगर यहाँ पर पॉइंट P लेते थे, जो सेंटर से कितना डिस्टेंस होता था r, ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे जिसका कहते थे ई एक्सियल, क्या कहते थे, ई एक्सियल, और इसका फार्मूला था 1/4πε0 2p/r³, याद है। तो ये था कहां पर, एक्सियल लाइन पर, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना एक और चीज, उसके डायरेक्शन हम बताए थे, याद करो हम सिखाते हैं अलोंग p वेक्टर, जैसे p वेक्टर इधर है तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर होगा, यानी ई एक्सियल का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर p होगा, यानी इधर है तो ये इधर ही होगा। अब देखो यहां, ठीक है, इस डायपोल को देखो, ये a डैश b डैश को, यानी ये जो डायपोल AB था इसका जो कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट a डैश b डैश, इसके लिए बताओ ये जो पॉइंट P है कौन है, वो पॉइंट P, देखो जरा से इसके क्या स्ट्रेट गया, ऐसे सीधा देख लो गया है कि नहीं गया। तो हम बताए थे डायपोल के जो स्ट्रेट जो पास हो उसको क्या कहते थे, एक्सियल लाइन। तो हम बोल सकते हैं इस डायपोल के लिए a डैश b डैश के लिए पॉइंट P इसके एक्सियल लाइन पर है, क्यों, क्योंकि ये इसका एक्सिस हुआ, तीसरी लाइन जा रहा थी एक्सियल लाइन। इसीलिए अगर हम इस डायपोल यानी a डैश b डैश के कारण अगर यहाँ पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि हम सिखाए थे जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर ही इसका डायरेक्शन। तो ये हुआ डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, और ये जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको नाम दिए क्या, ई एक्सियल, क्या दे दिए, ई एक्सियल। कोई तकलीफ नहीं। अब सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो, फिर पढ़ाए थे, याद करो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौन लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन। जरा उस चीज को समझते हैं। इमेजिन करो ये डायपोल है, ये क्या है, डायपोल, ये सेंटर, तो हम सिखाए थे डायपोल के सेंटर से होकर पास होने वाला लाइन जो डायपोल के परपेंडिकुलर है इसको कहते थे इक्वेटोरियल लाइन। तो सोचो जरा से डायपोल इस तरह दिया हुआ इसके इक्वेटोरियल लाइन। इमेजिन करो अगर डायपोल ऐसा, बोलो तो इसके इक्वेटोरियल लाइन कैसे होगा, ये सेंटर है तो इधर होगा, क्लियर है। तो समझ गए इक्वेटोरियल लाइन कैसा होता है। और याद करो जैसे डायपोल मोमेंट इधर है क्या, p वेक्टर इधर से इधर, और इसका डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर जब पॉइंट p लिए थे तो इसका इक्वेटोरियल का डायरेक्शन आया था इधर, याद होगा अगर e इक्वेटोरियल देख लीजिएगा, उसमें लिखे थे अपोजिट टू p वेक्टर, यानी p वेक्टर इधर है तो उसके जस्ट अपोजिट, क्लियर है। जरा ध्यान से देखो इसका इधर हुआ, तो उसी तरह अगर यहाँ पर मान लो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है p वेक्टर, समझना इधर है, तो बोलो यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, क्योंकि ये भी इक्वेटोरियल है तो ये p वेक्टर इसका अपोजिट इधर होगा, तो ये क्या होगा, a इक्वेटोरियल, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना आ गया। अब देखो ये वाला को a डबल डैश b डबल डैश को दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो a डबल डैश b डबल डैश के लिए पॉइंट P देखो क्या इक्वेटोरियल लाइन पर है या नहीं है, देखो कैसे समझो, ये तो एक तो परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, और इसके सेंटर से पास हो रहा क्या हुआ, ये इक्वेटोरियल लाइन, कौन हुआ, इक्वेटोरियल। तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, ध्यान से देखो इधर है, तो हम बोल सकते हैं इसके कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका इधर है तो इसका अपोजिट होगा उधर, यानी ये हुआ क्या, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। और देखो यहाँ क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो हम क्या समझे, जरा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट P है यही पॉइंट P इस डायपोल a डैश b डैश के लिए एक्सियल लाइन पर था, लेकिन a डबल डैश b डबल डैश के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर था। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसका वैल्यू निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो चलो ध्यान से देखो, अब कुछ भी दम नहीं रहा, तुरंत देखना, तुरंत क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखो ना क्या करेंगे, स्टेप फिर समझिए।
सबसे पहले a डैश b डैश यानी इस डायपोल AB का जो कॉस कंपोनेंट है a डैश b डैश, इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है E एक्सियल, इसका वैल्यू निकालेंगे। फिर इस डायपोल का जो साइन कंपोनेंट है यानी a डबल डैश b डबल डैश p sin थीटा वाला, तो इसके कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल, उसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो देखो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to cos component of dipole AB। समझिए जरा, ये जो डायपोल AB है इसका cos कंपोनेंट यही ना, यानी किसका, इसका नाम क्या है, a डैश b डैश। तो लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, a डैश b डैश, ठीक है। एज देखिए क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकाल रहा है, पॉइंट P पर, ड्यू टू कॉस कंपोनेंट ऑफ डायपोल AB, यानी AB जो डायपोल है उसका कॉस कंपोनेंट यानी a डैश b डैश के कारण, एज मतलब है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, याद करो, इस डायपोल के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसका नाम रखे थे E एक्सियल। तो रखेंगे यहां पर क्या, E एक्सियल इक्वल टू, अगर याद हो जो पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में एक्सियल लाइन पर, तो वो होता था कितना, 1/4πε0 2p/r³। सबको याद होना चाहिए, क्लियर है, ये तो याद नहीं होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखना, वहां डायपोल मोमेंट सिर्फ P था और यहां पर डायपोल मोमेंट है P cos थीटा, क्योंकि इसके कारण निकल रहा है इसका डायपोल मोमेंट कितना, P cos थीटा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर cos थीटा लगाएंगे। इक्वेशन 1 यानी फर्स्ट काम कर चुके हैं। एंड ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to sine component of dipole AB। जरा ध्यान से देखना है, इस डायपोल AB का साइन कंपोनेंट का नाम क्या रखे हैं, a डबल डैश b डबल डैश। तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे a डबल डैश b डबल डैश एज। तो बताओ, ये जो a डबल डैश b डबल डैश है, इसके लिए पॉइंट P कौन लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, EQ। तो E बेस में लगाएंगे EQ इन इक्वेटोरियल लाइन। तो जरा ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था 1/4πε0 p/r³, याद होगा p/r³। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ डायपोल मोमेंट सिर्फ P था और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं a डबल डैश b डबल डैश के कारण इसका डायपोल मोमेंट कितना, P sin थीटा है। क्या है, P sin थीटा। इसीलिए हम लोग यहाँ P नहीं लेके लेंगे क्या, P sin थीटा। इक्वेशन 2। अब हम क्या किए, एक्सियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी पॉइंट P पर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, E मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वेक्टर लगाया और लिखेंगे NET, नेट मतलब क्या, टोटल परिणामी इक्वल टू। अब नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना होगा। तो वेक्टर टर्म ऐड करो, तो क्या लिखेंगे, E एक्सियल वेक्टर प्लस E इक्वेटोरियल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर क्या है, वेक्टर, और वेक्टर को ऐड करने के लिए हमको दोनों के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए, यानी E एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के बीच अगर एंगल मालूम होगा तभी ऐड कर पाएंगे। और जरा ध्यान से देखो, E एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे हियर एंगल बिटवीन E axial vector and
ई इक्वेटोरियल वेक्टर इज 90 डिग्री। सो यानी ई एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। सो यानी इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे और याद करो जब दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर, तो उसका जब रिजल्टेंट निकालते थे याद करो इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो जब परपेंडिकुलर होता दो वेक्टर तो उसको जोड़ते हैं कैसे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपल से इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो लिखेंगे ई नेट इक्वल टू, वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की है, तो उसी तरह बोलो इस पे इसको जोड़ रहे क्या लिखेंगे, ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब बहुत ही आसान सा काम बचा है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in equation 3, putting the value of equation 1 and 2 in equation 3। तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या है ई नेट, लिखेंगे ई नेट इक्वल टू रूट अंडर है तो रूट अंडर का साइन देंगे। अब देखो ई एक्सियल का स्क्वायर है, ई एक्सियल का स्क्वायर तो ई एक्सियल का वैल्यू इतना है, इसका स्क्वायर करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस है, प्लस दिए ई इक्वेटोरियल स्क्वायर, ई इक्वेटोरियल इतना है लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब कॉमन है और ऊपर से स्क्वायर है, तो इसको क्या कर सकते हैं कॉमन लेके रूट से बाहर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है। तो लिखिए ई नेट, तो कॉमन क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, बाहर भी निकल गया रूट से, क्यों क्योंकि स्क्वायर था, तो क्या बचा अंडर रूट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, ये तो बाहर निकल गया, तो बचा कितना 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, ये तो बाहर निकल गया, क्या बचा sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos थीटा का स्क्वायर है तो बोलो 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो इतना आ गया हम लोग का। अब देखो आगे इसको मिटा रहे हैं और ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका ये एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि आगे काम में आएगा, लेकिन हमको जगह नहीं है तो इसलिए मिटाना पड़ रहा है। तो देखो बहुत ही आसान लगेगा। तो क्या है ई नेट, लिखेंगे यहां पर ई नेट इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, ये बाहर निकल गया है रूट अंडर। अब जरा समझना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बोलो जोड़ दो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। फिर प्लस क्या है sin स्क्वायर थीटा। अगर समझना इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, बिकॉज आप जरूर पढ़े होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। याद करो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर E net इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब रूट अंडर क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसके लिए क्या होगा 1। तो ये जो निकल गया बाबू, ये निकल गया आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो ये जो निकला है एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी रहे तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय R क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है 9 × 10⁹ है ना, वही रखना है। P यानी डायपोल मोमेंट दे दिया रहेगा, डायपोल का P का वैल्यू रखना है। डिस्टेंस दे देगा कितना डिस्टेंस पर निकालना है वो रखना है। उसके बाद एंगल दे देगा कितना एंगल पर निकालना थीटा वो रखना है, निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका क्या एट एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या देखेंगे इसका डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये तो अभी सिर्फ निकला है मैग्नीट्यूड, क्या निकला है मैग्नीट्यूड, अब निकालेंगे इसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है सिर्फ इसको लेंगे, इस फिगर को, तो इसको हम थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे बड़ा करके, तो समझिए। तो चलिए अब इसका बात कर रहे हैं डायरेक्शन का। क्या है डायरेक्शन, तो देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि इस डायग्राम को अच्छे से पहले बनाना, तो बनाते हैं। एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल। ठीक है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम क्या दिए हैं P। ठीक है, तो हम क्या किए, इस डायग्राम को यहां से यहां तक, इस पोर्शन को सिर्फ यहां पर बनाया ताकि डायरेक्शन को अच्छे से समझा सके। तो देखो यहां से हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर जो क्लास 11 में पढ़े थे वहां से हमको देखना होगा इसका डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर का रिवीजन करते हैं जो पढ़े थे क्लास 11 में। तो याद करो जब दो वेक्टर को ऐड करते थे, जैसे मान लो ए वेक्टर है और ये कौन वेक्टर है बी वेक्टर, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, हमको इसको क्या करना है ऐड करना है। तो एडिशन का हम 3 लॉ पढ़ाए थे, याद करो। सबसे पहला पढ़ाए थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पढ़ाए थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पढ़ाए थे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जो लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या सिखाया था, ध्यान से देखिए, जैसे ये बी वेक्टर है तो इसी तरह हम खींच देंगे ये बी वेक्टर, यानी जैसे है वैसे ही इसका एक इमेज मान लो यहाँ पर है ये बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर है तो इसी की जैसे खींच देंगे ये ए वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे ये है वैसे ही, जैसे ये वैसे ही, पैरेलल एक दूसरे के, तो ये हुआ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, यानी जिस दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं उस दोनों वेक्टर के बीच से जो पास होता है ये डायगोनल, तो ये जो डायगोनल है यही होता था रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इतना। और यहाँ डायरेक्शन निकालते थे, ये जो एंगल था अल्फा इसी से निकालते थे, ये अल्फा कहलाता था डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग लेते थे tan अल्फा। क्या लेते थे tan अल्फा।
तो सेम वही काम यहाँ करेंगे। जैसे यहाँ बी वेक्टर था तो बी वेक्टर, ए वेक्टर था तो ए वेक्टर बना के पैरेललोग्राम बनाया, तो वैसे ही इसको पैरेललोग्राम में बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये बी वेक्टर है, सॉरी इक्वेटोरियल है, तो इसको इस तरह किए तो इधर हो गया, ये क्या हो गया, ई इक्वेटोरियल। क्लियर है, हो गया। अब सोचो, ये ई एक्सियल है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, ई एक्सियल। तो देखो पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका ये जो डायगोनल है, देख रहा है, ये जो डायगोनल है यही हुआ रिजल्टेंट। क्या हुआ, रिजल्टेंट। ठीक है, इसको ब्लू से बना देते हैं। तो ये क्या था, ये कौन था, ई एक्सियल। ठीक है, ध्यान से। तो ये जो है ये क्या बन गया, इसका डायगोनल, यही हुआ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को क्या नाम दिए थे बाबू, ई नेट। क्या दिए थे, ई नेट। तो ये हो गया ई नेट वेक्टर। और ये जो एंगल अल्फा, जैसे यहाँ लिए था अल्फा, वैसे ये अल्फा जो लिए यही हो गया इसका डायरेक्शन, यानी अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका नाम देते हैं, इसको पी दे दिए, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। तो जरा ध्यान से देखना, ये अगर 90 तो यहाँ भी 90 होगा। तो बोलो ये पी आर एस क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, यानी tan अल्फा का। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल पी आर एस, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल से अगर हम tan अल्फा निकालें, क्या निकाले, tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। इसके सामने लिए p, ये b, याद करो अल्फा के सामने लिए परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बोलो p यानी e इक्वेटोरियल, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बाय e एक्सियल। चलिए अब वैल्यू रखना शुरू करो। याद करो e इक्वेटोरियल का इक्वेशन 2 से वैल्यू निकले हो, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाय आर क्यूब बाय ई एक्सियल है। ई एक्सियल का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। देखो ये एक्सियल था, ये इक्वेटोरियल था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कौन कौन जा रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या p से p गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, क्या। तो देखो क्या बचा हम लोग का, तो हम लोग का बचा tan अल्फा बराबर कुछ नहीं तो ऊपर 1 तो रहता है, तो 1/2, यहाँ 2 बच गया नीचे, तो लिखेंगे 1/2 sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बाय cos थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो tan अल्फा इक्वल टू 1/2, बोलो sin थीटा बाय cos थीटा, इसके जगह लिख सकते हैं tan थीटा। तो निकला 1/2 tan थीटा। लेकिन हमको चाहिए डायरेक्शन, चाहिए अल्फा, सिर्फ चाहिए tan अल्फा नहीं चाहिए। तो अल्फा निकालना, तो अल्फा यहाँ रखेंगे, tan को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये निकल गया आपका डायरेक्शन। क्या निकल गया, डायरेक्शन। ये निकल गया डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है, लेक्चर 8। ठीक है, और अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।